Okay, everyone, Assalamu alaikum. I'm Kamal Baloch, and today I'm going to discuss this exam paper. This is relevant to June 2023, variant 1-2, IGCSE and O Levels Economics. एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल और इस चैनल का जो पर्पस है वो प्योरली पास्ट पेपर्स के लिए। अगर आपको ओ लेवल्स, IGCSE या AS A2 ओ लेवल्स इनके इकोनॉमिक्स से पास्ट पेपर्स करने हो, पेपर 1-2 ऑफ AS एंड ओ लेवल्स, पेपर 3 and 4 फॉर A2 लेवल, तो ये दिस चैनल इज प्योरली फॉर पास्ट पेपर प्रैक्टिस। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। पेपर 1 ओ लेवल्स की अलग मिल जाएगी, 2 की अलग, एंड इसी तरह से ए लेवल्स में। सो काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि जिन्होंने सिर्फ पास पेपर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको साथ में बेसिक कंटेंट भी समझना हो चैप्टर वाइज, तो जो दूसरा मेरा चैनल है कमर बलोच ओ लेवल इकोनॉमिक्स के नाम से, अब वहाँ चले जाएं। वहाँ से आपको बेसिक कंटेंट जो है, सिलेबस कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। कुछ पास पेपर्स की प्रैक्टिस वहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन दिस चैनल इज प्योरली फॉर पास पेपर प्रैक्टिस। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, what is part of the economic definition of scarcity? Right? So scarcity basically refers to the limited resources that are needed to satisfy unlimited human wants. तो scarcity का ताल्लुक limited resources और unlimited wants से होता है. Okay, so now if we move on to the first option, high level of taxation, this is not the definition of scarcity. And low level of investment, this is not an example of scarcity. Unequal distribution of income, this is not again the definition of scarcity. So definition of scarcity include unlimited consumer wants and limited resources. Examiner दो चीजें पूछ सकता है, या दोनों एक ही ऑप्शन में दे सकता है, या इनमें से कोई एक ऑप्शन दी होगी, लाइक अनलिमिटेड कंज्यूमर वांट्स या फिर लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Now moving on to the second question, question number 2. और question number 2 को थोड़ा zoom out करना होगा. So let me show you the complete question. Okay, so now you can see complete question. A country's production possibility curve moves from PC1 to PC2. PC1 आपके पास ये initial graph जो था ये वाला, ये PC1 का, ठीक है, और it has moved to right PPC2. ठीक है, सो राइटवर्ड शिफ्ट हुई है. व्हाट कुड कॉज द मूवमेंट ऑफ द पीपीसी, लाइक मूवमेंट टू द राइट, लाइक दैट हैज रिजल्टेड. तो उसके लिए आपको कॉज बतानी है. क्या बेटर एजुकेशन की वजह से पीपीसी राइट को जाता है? यस, जाता है. सो ट्रू ट्रू. आपके लिए काफी शॉर्ट लिस्ट हो गई ऑप्शंस, यू कैन क्रॉस फर्स्ट 2 ऑप्शंस. आखिरी 2 ऑप्शंस में से कोई सही आंसर होगा. हायर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करें तो पीपीसी राइट को जा सकता है. यस, इट्स ट्रू. तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया. डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, लेकिन हम थर्ड ऑप्शन को भी देख सकते हैं. लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, क्या लोअर अनएम्प्लॉयमेंट से पीपीसी राइट को जाता है? बिल्कुल नहीं जाता, फॉल्स. तो ये भी ऑप्शन सही होगी. पीपीसी लोअर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से राइट को शिफ्ट क्यों नहीं होता, इसकी क्या लॉजिक है? इसका करेक्ट आंसर डी है फाइनली. पीपीसी के इनसाइड जो पॉइंट होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है. अगर सपोज करें पॉइंट यू पे हैं हम, और हम यू से पॉइंट ए की तरफ मूव कर जाते हैं लॉन्ग द पीपीसी टुवर्ड्स द पीपीसी, दिस इज डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स पीपीसी होती है, नॉट शिफ्ट इन द पीपीसी. तो यहाँ पे पीपीसी पूरा शिफ्ट हो रहा है. जब शिफ्ट होती है तो इसका मतलब है बाउंड्री पूरी राइट को चली जाती है. सो ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से शिफ्ट नहीं आती, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मूवमेंट इनसाइड द कर्व टुवर्ड्स पीपीसी होती है. Okay, so now moving to question number 3. A government spends $100 million on subsidizing wind farm construction instead of spending it on an increase in healthcare. Which economic concept does this spending decision illustrate? Right, so there are 2 projects. One is wind farm project and the other one is spending on healthcare. So these are 2 options,
and government is spending basically on subsidizing wind farm project. Which economic concept does this spending decision illustrate? External cost. तो external cost तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही. External cost is cost to the third party, and third party is a person who is neither producer nor consumer. यहाँ पे हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया जहाँ पे थर्ड पार्टी की कॉस्ट के बारे में बात हो रही हो. जैसे जो पोल्यूशन होती है वो थर्ड पार्टी की कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है. फ्री गुड्स आर द गुड्स दैट आर अवेलेबल टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ऐसी भी यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आई हमें. यहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स हैं, दोनों हेल्थ केयर हो या विंड फार्म प्रोजेक्ट हो, इस पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्पेंड हो रहे होते हैं, गॉड गिफ्टेड चीजें नहीं है. इसी तरह से मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का भी कोई कॉन्सेप्ट हमें नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे. बट वी कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हियर बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू ऑप्शंस टू स्पेंड ऑन विंड फार्म प्रोजेक्ट और स्पेंड ऑन हेल्थ केयर. अब इसमें से किसी एक चीज पे स्पेंड करेगी, जैसे विंड फार्म पे कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट कर रही है, तो दिस इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हेल्थ केयर पे अब नहीं कर सके. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, स्कीम ये है कि आप वीडियो को स्टॉप करें, आप क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बाद आप उसका जो भी आपको डिसीजन होता है क्वेश्चन के ऑप्शन का वो आप नोट कर लें, एंड देन लिसन टू द लॉजिक जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर. माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लाइक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में होती हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के बारे में होते हैं. सो अब आपको ऐसा कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर ढूंढना है जो पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. सो एग्रीकल्चरल प्राइसेस ये माइक्रो लेवल का है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. Average earnings in the secondary sector, again this is again one sector, that is secondary sector. ये भी किसी एक इंडस्ट्री या सेक्टर की बात हो रही है. टोटल कॉस्ट ऑफ जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये भी सिर्फ एक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है. तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक इशू नहीं है. जिन ऑप्शंस को मैंने क्रॉस किया ये सारे मुझे लगा कि माइक्रो इकोनॉमिक लेवल के हैं, क्योंकि ये किसी एक इंडस्ट्री को बात करें, किसी एक फर्म की बात कर रहे हो, या इंडस्ट्री की या इंडिविजुअल की, तो ये एक आपके पास माइक्रो लेवल का इशू होता है. मैक्रो लेवल का इशू जो होता है, माइक्रो और मैक्रो को पढ़ते हुए एक ही तरह का लफ्ज फील होता है. सो मैक्रो में इसको पढ़ लेता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इशू है वो हमारे पास है रियल जीडीपी पर कैपिटा या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी. जीडीपी हम पूरे कंट्री का देखते हैं, सही है. तो इसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स सब आ जाते हैं. सो ये हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का इशू है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इसको आप स्टॉप कर सकते हैं और फिर इसको पढ़ें एंड देन लुक इनटू द ऑप्शंस गिवन हियर, और इन ऑप्शंस को पढ़ें और कंक्लूड करें कि क्या आंसर होना चाहिए. उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. गुड एक्स इज डिमांडेड इन टू एरियाज Y and Z. ये कोई रीजन्स होंगे, कोई एरियाज होंगे, मे बी सिटीज होंगी, कोई भी लोकेशंस हैं दो. The diagram shows the amount of X demanded in these areas at different prices. Okay, so जब आपके पास प्राइस $5 है तो एरिया Y के अंदर 1000 क्वांटिटी डिमांड होती है, एरिया Z के अंदर 200 क्वांटिटी डिमांड होती है. और हर लेवल पे अगर देखें, इस प्राइस लेवल पे एरिया Y में 800 डिमांड है, एरिया Z में 150 है. तो हमें नजर आ रहा है कि एरिया Y में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पर मंथ एरिया Z की निस्बत. सो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? कंज्यूमर्स इन एरिया Y आर मोर विलिंग एंड एबल देन कंज्यूमर्स इन एरिया Z टू बाय गुरेक्स. ओके, सो एरिया Y के अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि लोग ज्यादा विलिंग एंड एबल टू बाय हैं. डिमांड की डेफिनेशन होती है डिजायर सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो ये डिमांड की बात है, तो विलिंगनेस और एबिलिटी की बात हो रही है. तो एरिया Y के लोग वाकई में एरिया Z से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो दे आर विलिंग एंड एबल टू परचेज मोर.
So option A ही correct answer लग रहा है, but we can look into the other options as well. Consumers in area Y are richer than consumers in area Z. Consumer area A के जो consumers हैं area Z से अमीर हैं, rich हैं या नहीं है, वो हमें इस like डाटा से नजर नहीं आ रहा है. डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कौन किस एरिया में लोग ज्यादा चीजें परचेज करते हैं. तो मे बी ये बहुत ही एरिया वाई में जो बात हो रही है एक्स गुड गुड एक्स की, वो मे बी बहुत ही चीपर क्वालिटी की प्रोडक्ट हो. जैसे रॉटन मीट होता है, रॉटन फ्रूट होता है, लो क्वालिटी गुड्स होती हैं. सो एरिया वाई के लोग हो सकते हैं बहुत गरीब हों और ऐसी चीजें, यानी गुड एक्स जो मैंने रॉटन मीट रॉटन फ्रूट की बात की है, उसको ज्यादा खरीद रहे हो. तो इससे पता नहीं चल रहा कि एरिया वाई के लोग अमीर हैं या गरीब हैं. ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को क्रॉस कर देते हैं. ऑप्शन सी की तरफ आते हैं. कंज्यूमर्स इन एरिया वाई वांट द गुड मोर देन कंज्यूमर्स इन एरिया जी. अब यहाँ पे ये जो वर्ड वांट है, इकोनॉमिक्स के अंदर एक एक लफ्ज मैटर करता है, आप ज़हन में रखें. सो वांट डिजायर को कहते हैं, और ये डिमांड नहीं होती. डिमांड के लिए ऐसी वांट्स जिनके लिए आप पे करने के लिए विलिंग भी हो और एबल भी हो, वो आपकी डिमांड होती है. तो एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट डिमांड हियर. तो यहाँ पे डिमांड का कॉन्सेप्ट है वांट या डिजायर का नहीं. तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं. सो वांट सिर्फ वांट नहीं, बल्कि डिमांड या फिर विलिंगनेस और एबलनेस दोनों आता है. There are more consumers living in area Y than in area Z. तो ये भी जरूरी नहीं है कि एरिया Y में ज्यादा लोग रहते हों एरिया Z की निस्बत. जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया था, हो सकता है ये बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट हो और एरिया वाई के बेशक कम लोग हैं, लेकिन वो लो क्वालिटी गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं. और एरिया जी में मे बी रिच लोग रहते हो, अमीर लोग रहते हो, जो एक्स गुड जैसी प्रोडक्ट को डिमांड ना करते हो. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ये चीपर प्रोडक्ट हो, हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी हो सकती है. तो अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट है. जो एरिया वाई के लोग हैं वो पॉसिबली गरीब हैं, तो इसलिए वो इस तरह की लो क्वालिटी गुड्स को ज्यादा खरीद रहे हैं. तो इससे अमीर और गरीब का पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें एक चीज का पता चल रही है कि डिमांड जो है वो एरिया वाई के लोगों की ज्यादा है, यानी विलिंगनेस एनेबलनेस एरिया जी की. Now moving to question number 6. Which price elasticity of demand would cause an increase in total revenue if the price of good increases? Again, आप इस वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तसल्ली से उसका फाइंड करें कि what is the answer. And once you're done, then again start the video and listen to the logic. यहाँ पे ज़हन में रखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको फाइंड करनी है कि कौन सी इलास्टिसिटी होगी इनमें से. क्या परफेक्टली इलास्टिक है, क्या परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक है, क्या रिलेटिवली इन इलास्टिक है, क्या यूनिटरी इलास्टिक है, कौन सी है. लेकिन किस चीज के लिए हमने देखना है? कॉज एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस. सो अगर प्राइस बढ़ती है तो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो कि क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है. लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड. क्वांटिटी सोल्ड बेसिकली ये क्वांटिटी डिमांड है हमारे पास. अब अगर प्राइस बढ़ती है तो साथ में रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आपके पास डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है. तो ऑप्शन सी वैसे इसका आंसर होगा. उसकी क्या वजह है? क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस आपकी ज्यादा रेट से बढ़ेगी. इसको मैं चलें डबल एरो लगा देता हूँ कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगी लेकिन डिमांड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी. कुछ लोग होंगे जो खरीदना कम कर देंगे. एज अ रिजल्ट जो सेलर है उसको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, रेवेन्यू उसका बढ़ जाएगा. अब परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं है? परफेक्टली इलास्टिक में तो प्राइस में चेंज नहीं आता. लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ इस तरह से होता है. लाइक प्राइस फिक्स रहती है. लेट्स से प्राइस $10 है, क्वांटिटी जो मर्जी हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, प्राइस में चेंज नहीं आता. तो यहाँ तो प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए को हम क्रॉस कर देंगे. रिलेटिवली इलास्टिक, अगर इलास्टिक डिमांड हो तो डिमांड का फ्लैट होता है, और इस केस में प्राइस अगर बढ़ाएंगे जब आपकी डिमांड इलास्टिक हो तो आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, रेवेन्यू कम हो जाएगा. उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस में थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है. यहाँ पे अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे ना, थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे, तो इलास्टिक डिमांड के केस में आपकी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ गया. डबल एरो में ज्यादा चेंज के लिए लिख रहा हूँ
और इसकी वजह से फिर आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शन दैट कैन इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। तो इलास्टिक भी नहीं हो सकता। यूनिटरी इलास्टिक का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। यूनिट इलास्टिक के केस में जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में चेंज आता है, इन इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज विल टेक प्लेस इन द डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। सो एज अ रिजल्ट उसमें रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता, प्राइस बढ़ाने या कम करें नो मैटर, आपका रेवेन्यू सेम रहता है। तो इसलिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में नहीं हो सकता। सो फाइनली ऑप्शन सी आंसर होगा। जी, अगर आपको समझ आ रही है तो थंब अप कर दें, कमेंट में लिख दें। और अगर नहीं समझ आ रही जिस क्वेश्चन की, तो वो भी कमेंट में लिख दें, ताकि मैं आपको दोबारा से उसके बारे में फर्दर क्लैरिटी दे दूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। द डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व फॉर कॉफी, एंड आप देख सकते हैं कि इनिशियली प्राइस इज P1, क्वांटिटी इज Q1। नाउ प्राइस इंक्रीज टू P2 एंड क्वांटिटी इंक्रीज टू Q2। प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। The price of coffee increases from P1 to P2. How would this benefit firms in the coffee industry? Like जो firms हैं, जो businesses हैं, उनको क्या फायदा होगा जो coffee industry में operate करें? Okay, so option A says a higher price gives firms the ability to increase profit. तो ये option सही हो सकती है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़ेंगी, वो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही कर रहे हैं, तो पॉसिबल है उनकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। हायर प्राइस गिव्स फर्म्स द इंसेंटिव टू रिड्यूस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का तो लाइक कोई प्राइसेस के साथ लिंक नहीं होता। फिक्स कॉस्ट तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगा दी, जैसे आपने मशीनरी बाय की, आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, उसका तो प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। सो इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर देते हैं। हायर प्राइस विल इनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय मोर कॉफी, इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू। अच्छा देखिए, अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर्स ज्यादा क्यों बाय करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड तो हमें कहता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादा खरीदना शुरू कर दें। तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। हायर प्राइस विल, क्योंकि डिमांड कर्व का अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो डिमांड कर्व इस तरह नेगेटिवली स्लोप होता है। और अगर सपोज करें कि प्राइस हमारे पास ये थी 10 थी, लेट्स से क्वांटिटी 100 थी, प्राइस अब हम इंक्रीज कर देते हैं, 10 से 12 कर देते हैं, तो क्वांटिटी 100 से 80 पे कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी इज हायर प्राइस विल एनकरेज लेस फर्म्स टू एंटर द मार्केट टू सप्लाई कॉफी। सो ये भी लाइक जरूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली नई फर्म्स के लिए इतना आसान नहीं होता एंटर होना। सिर्फ कॉफी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से लाइक लाजमी है कि न्यू फर्म्स एंटर हो जाएं, क्योंकि उनको न्यू फर्म्स को एंटर होने के लिए भी बहुत हाई सेटअप कॉस्ट की जरूरत होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, आपको पूरा सेटअप चाहिए होता है, तो इसलिए ये काम करना भी आसान नहीं। सो ऑप्शन ए जो है विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, अगेन स्टॉप द वीडियो और देखें इसका क्या आंसर होगा, देन लिसन टू द लॉजिक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, सो लेट मी जूम इट। ओके, what might be an external benefit, right? External benefit का मतलब होता है benefit to the third party of an increase in number of university graduates in an economy. किसी भी इकोनॉमी में अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसका एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा? थर्ड पार्टीज को क्या फायदा होगा? थर्ड पार्टी कौन होता है? जो ना तो प्रोड्यूसर है ना ही कंज्यूमर है। इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर कौन है? यूनिवर्सिटीज हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और कंज्यूमर्स कौन है? ग्रेजुएट्स हैं। और थर्ड पार्टी कौन होगा? सोसाइटी होगी, ज़ाहिर है। कोई भी जो इससे हट के होगा, किसी को भी फायदा होगा, जैसे गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन कंज्यूमर्स, कोई भी जो सोसाइटी में लिव रह रहे हैं, दे आर बेसिकली द थर्ड पार्टीज। ऑप्शन ए सेज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर यूनिवर्सिटीज फ्रॉम फी पेइंग स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी यहाँ प्रोड्यूसर है, रेलेवेंट पार्टी है, इसको बेनिफिट होगा तो वो प्राइवेट बेनिफिट होगा। ग्रेजुएट्स कंज्यूमर्स हैं यूनिवर्सिटी की सर्विस के, उनको अगर फायदा होगा तो वो भी प्राइवेट बेनिफिट होगा। एक्सटर्नल बेनिफिट होगा जो इन लोगों, दो लोगों से हटके किसी और को हो रहा होगा। तो ऑप्शन है
सीधा क्रॉस। ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अ मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। अब टैक्स रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस एक्टिविटी में थर्ड पार्टी है, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट होगा। बी ऑप्शन को हम टिक लगा लेते हैं, लेकिन याद रखें सारी ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि मे बी कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए जो इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, तो इसलिए सारी ऑप्शंस को पढ़ें। एन इंक्रीज इन ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखें ग्रेजुएटेड लोग जो हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये उनको फायदा है। ठीक है, तो इसका किसी थर्ड पार्टी को फायदा नहीं हो रहा यहाँ इस एक्टिविटी के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से। एन इंक्रीज इन वेजेस ऑफ ग्रेजुएट्स, ये भी ग्रेजुएट्स themselves विल बेनिफिट, तो ये भी प्राइवेट बेनिफिट होगा। सो एक्सटर्नल बेनिफिट ऑप्शन बी में होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 says the price of a good increases, what would cause this? यानी प्राइस बढ़ने की क्या कॉज हो सकती है? द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉल्स, देखिए भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम कॉस्ट पे बनाएंगे तो कम प्राइस पे सेल भी करने के लिए विलिंग हो जाएंगे। सो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकती भी इसकी वजह से। क्यों नहीं कर सकती? अगर आप टेक्निकली देखें तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो सप्लाई फैक्टर होता है। ये आपके पास डिमांड है, ये सप्लाई है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं इसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू होती है। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर कम होती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ती है तो राइट को शिफ्ट हो जाती है, और इक्विलिब्रियम नया हमारे पास E1 पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस P1 तक कम हो जाएगी, क्वांटिटी Q1 तक बढ़ जाएगी। सो अब इसमें तो प्राइस कम हुई भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए हम क्रॉस कर देते हैं। ऑप्शन बी की तरफ है, द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज। कंज्यूमर की इनकम अगर राइज करे तो फिर प्राइस बढ़ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी अगर लॉजिकली देखें तो अच्छा, इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट इज परवेसिव विद इन आवर साइकीज, ये ध्यान में रखें। ऑलरेडी हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स हैं, उसके जो ग्राफ्स हैं, उसकी जो ऑफिशियल चीज़ है वो हमें जनरली नहीं पता होता अगर हमने इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो। अदरवाइज इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है जो विद इन अस परवेसिव होता है, बिल्ट इन होता है, हर किसी को इसके बारे में चीज़ें समझ आती हैं। अब अगर लॉजिकली और उसको देखें तो प्राइस अगर बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ सकती है। देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे तो उनकी फिर परचेजेस भी बढ़ जाएंगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब लोग डिमांड चीजों को ज्यादा करते हैं तो चीजें फिर एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती हैं। ये तो बेसिक लॉजिक है, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स कैसे एक्सप्लेन करती है इसको भी देख लें। सो इक्विलिब्रियम हमारे पास इनिशियली ए पे है, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई कट करते हैं, प्राइस पी होगी, क्वांटिटी की होगी। इनकम डिमांड का फैक्टर है, जब डिमांड इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ती है तो राइट को शिफ्ट हो जाती है। नया इक्विलिब्रियम आपका E1 पे मूव कर जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास Q1 पे चली जाएगी, और इक्विलिब्रियम प्राइस P1 पे चली जाएगी। तो यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इनकम इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज करेगी, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। अगेन जैसे मैंने बताया, अदर ऑप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है भाई, उनको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। सो द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट राइजेस, तो ये भी नहीं हो सकता अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट महंगी है। कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी चीजें होती है जो एक दूसरे की जॉइंटली डिमांडेड होती हैं, खरीदिए तो दूसरी खरीदना जरूरी होता है। जैसे कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल ले लें, अगर कार्स की प्राइस बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और पेट्रोल सस्ता भी हो जाएगा। लॉजिकली समझ आता है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस ज्यादा है, यानी कार्स की प्राइस ज्यादा है, तो लोग कम गाड़ियां खरीदेंगे, कम गाड़ियां खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो वो सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉल्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर फॉल करती है तो ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करें, इसकी भी प्राइस फॉल करनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे पेप्सी एंड कोक की एग्जांपल ले लें, अगर पेप्सी अपनी प्राइस को कम कर देता है, पेप्सी की प्राइस अगर कम होती है तो लोग कोक की डिमांड को कम कर देंगे, कोक की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। अब कोक की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली फिर कोक सस्ती होना शुरू हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं। ये तो मतलब लॉजिकली आप समझ सकते हैं इसको। और अगर ऑफिशियली ग्राफ बनाएंगे तो डिमांड का कोक का आप लेफ्ट को शिफ्ट कर दें, वहां से नजर आ जाएगा कि कोक की प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। Moving to question number 10, imposing a maximum price for a good is an example of which type of government policy? देखिए भाई, मैक्सिमम प्राइसेस जो है ये होती हैं रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की
जो इंटरवेंशन के मेथड्स होते हैं, एक होती हैं रेगुलेशंस, जिसमें प्राइसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही होती है, मिनिमम प्राइस लगा रही होती है, कभी मैक्सिमम प्राइस लगा रही होती है। सो क्लियर कट इसका आंसर तो सी होगा, लेकिन बाकी का मैं भी बता दूं कि क्या चीजें। एक होती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मेथड रेगुलेशन, एक होता है फाइनेंशियल इंटरवेंशन। फाइनेंशियल इंटरवेंशन में हमारे पास टैक्सेस आ जाते हैं, हमारे पास सब्सिडीज आ जाती हैं, हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। तो ये चीजें फाइनेंशियल इंटरवेंशंस में आ जाती हैं। और एक होती है लाइक हमारे पास डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन का मतलब होता है डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन, डीपीपी में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट खुद चीजें बनाए और लोगों को प्रोवाइड करे। सो इसलिए अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमें आंसर सी मिल गया। फिजिकल पॉलिसी टैक्सेस से रेलेवेंट होती है, और टैक्सेस से जो रेलेवेंट पॉलिसी है दैट इज फाइनेंशियल इंटरवेंशन। And it is not a regulation. Monetary policy, money supply और interest rates से relevant होती है, और subsidies, supply side policies जो है वो भी like indirect taxes, subsidies, और इसी तरह से direct public provision, privatization, उन चीजों से relevant होती है। maximum prices का कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। Savers suffer as inflation rises to 4.4%. सेवर्स कौन होते हैं? ये सेवर वो इस्लामाबाद वाला सेवर नहीं है, सेवर फूड नहीं है। ये सेवर से, इस सेवर से मुराद है जो मनी सेव करते हैं बैंक अकाउंट के अंदर ताकि वो इंटरेस्ट कमा सकें। ठीक है, ये वो वाले सेवर्स हैं। सेवर्स सफर एज इन्फ्लेशन राइज। देखिए देखिए, अगर आपने पैसे कुछ सेव किए हुए थे बैंक में और अब इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बढ़ गई, तो उन पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे पहले सपोज करें 100,000 रुपीज आपने सेव किया हुआ था, लेकिन ये 100,000 रुपीज पहले एक अच्छा खासा मोबाइल फोन खरीद लेता था, iPhone 11 खरीद लेता था लेट्स से, या iPhone 12 खरीद लेता था। लेकिन अब इवेंचुअली क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब यही सेम मोबाइल फोन अब आपको 100,000 रुपीज में नहीं मिलता। तो इसका मतलब है पैसे की परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी। तो this is how savers basically suffer when inflation increases. Which function of money is most involved in this statement? अच्छा जी, चार फंक्शंस होते हैं मनी के: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब इसमें कौन सा फंक्शन होगा? जब पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो वो वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर हमें नजर आता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्या हैं? मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो हमने फ्यूचर में करनी होती हैं, और फ्यूचर पेमेंट्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि मनी इज यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए भी यहाँ पे बात नहीं हो रही। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि आप वैल्यू मेजर करने के लिए पैसों को यूज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है तो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन मनी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Again, stop the video and read the question carefully and figure out what is the correct answer, and then again start it. Question number 12 says one of the functions of money is to act as a measure of value, right? Measure of value or unit of account is the same thing. Measure of value is the function of money where we can compare the value of one thing with another thing. जैसे अगर आपको एक कार की फॉर एग्जाम्पल वैल्यू देखनी है, एक आपको मोटर बाइक की एग्जाम वैल्यू देखनी है, आपको एक सोफा की एग्जाम्पल लिखनी है, तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी मोबाइल फ़ोन से और सोफा से डेफिनेटली। तो यू कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद मनी, उनकी प्राइसेस से पता चल जाता है। व्हाट डज दिस मीन? मनी अलाउज पीपल बोरो एंड लेंड? बिल्कुल नहीं, ये तो लाइक डिफर्ड पेमेंट का फंक्शन होता है। लाइक जब आप अभी लोन ले लेते हैं, बाद में रीपे कर देते हैं। मनी अलाउज पीपल सेव देयर सरप्लस इनकम, ये स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन होता है। मनी इज यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए। मनी इज यूज टू कंपेयर द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ये सही आंसर होगा, क्योंकि मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू मेजर को, क्योंकि कॉमन मेजरिंग रॉड के तौर पे हम मनी को यूज करते हैं। जिस चीज की प्राइस ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा कंसिडर होती है।
Moving to question number 13, which trade union activity will be beneficial to the firms? Right? यहाँ पे firm का जो word है इस पे आपको focus करना है. ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर्स की एसोसिएशंस होती हैं. वर्कर्स की एसोसिएशंस का कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है और वो फर्म्स को फायदा देगा? लाइक बैलेटिंग फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन टू प्रिवेंट रिडंडेंसीज. ये तो ट्रेड यूनियन और उसके वर्कर्स को फायदा होगा. रिडंडेंसीज का मतलब होता है वर्कर्स को जॉब से निकाल देना. सो अगर इंडस्ट्रियल एक्शन के थ्रू लाइक दे स्टॉप रिडंडेंसीज तो ये तो ट्रेड यूनियन और उसके वर्कर्स को फायदा होगा. फर्म्स को तो फायदा नहीं नजर आता इससे, तो इसको क्रॉस कर दें. कैंपेनिंग टू रेज वेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स. ये ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो यूनियन के एसोसिएशन के, उनके वेजेस को इंक्रीज करने के लिए अगर किसी किस्म की कैंपेन ये चलाते हैं तो ये भी तो यूनियन और उसके वर्कर्स को फायदा होगा, फर्म्स के लिए फायदा नहीं है. एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स टू स्ट्राइक ओवर अ सेफ्टी डिस्प्यूट. तो इसका भी लाइक फर्म्स को तो कोई फायदा नहीं नजर आता, वर्कर्स को और उसकी यूनियन को फायदा होगा. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विच रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या वर्कर्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसका अल्टीमेटली फायदा जाके फर्म्स को होगा. वर्कर्स अगर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाएंगे तो फर्म्स को फायदा होगा, उनका आउटपुट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट. जो चेंज होती रहती है, आउटपुट बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएंगे, कम करेंगे तो कम हो जाएंगे. अब इसमें से अल्टीमेटली सारी कॉस्ट वेरिएबल होंगी, उनमें से कोई एक कॉस्ट है जो वेरिएबल नहीं है, तो वो आपको चूज करनी है. कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं. फ्यूल क्या है? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ज्यादा, जितनी ज्यादा गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा फ्यूल कॉस्ट आएगी, तो इसका तो कंजम्पशन प्रोडक्शन के साथ लिंक है, तो ये वेरिएबल है, आउटपुट के साथ चेंज होती जाएगी. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है. एक्स्ट्रा पे फॉर वर्किंग एडिशनल आवर्स, कोई अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये भी आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट है. रेंट ऑफ ऑफिसेज, जो आपने ऑफिस रेंट पे खरीदा हुआ है, लिया हुआ है, उसके लिए रेंट आपको देना ही देना, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ फर्म्स रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जो आप अर्न कर रहे होते हैं. सेल्स रेवेन्यू, सेल्स इनकम, जो बिजनेसेस को मिलती है, इनकम मिलती है, रेवेन्यू. मनी रिसीव्स फ्रॉम सेल्स, जो आप सेल करते हैं चीजें, उससे जो आपको मनी मिलता है वो आपके लिए रेवेन्यू, तो बिल्कुल ठीक है, फर्म्स का रेवेन्यू होगा. सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी कितनी सेल की. जैसे आप फॉर एग्जांपल पेन बेचते हैं, सेल करते हैं, और आपने 100 पेन्स बेचे, तो ये 100 पेन्स का वॉल्यूम होगा, क्वांटिटी होगी, ये रेवेन्यू नहीं होगा. रेवेन्यू कितना होगा? इन 100 को, पेन्स को अगर आपने 10 रुपीज पर पेन आपने सेल किया तो 1000 आपका रेवेन्यू होगा. तो वॉल्यूम आपका रेवेन्यू नहीं होता, वॉल्यूम आपका क्वांटिटी होता है, इसको क्रॉस कर देते हैं. सरप्लस ओवर कॉस्ट, सरप्लस ओवर कॉस्ट को हम प्रॉफिट कहते हैं. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो ये तो कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस होता है, रेवेन्यू नहीं होता टोटल. सो इसको क्रॉस कर दें. टैक्स पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स वो अमाउंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को हम कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन के तौर पे पे करे होते हैं आउट ऑफ आवर इनकम, या फिर समटाइम्स वी पे टैक्सेस व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये भी रेवेन्यू नहीं है, ये भी पेमेंट है फर्म्स के लिए, क्योंकि फर्म्स टैक्स रिसीव तो नहीं करती, उनकी इनकम तो नहीं होती, ये इनकम गवर्नमेंट की होती है टैक्सेस की. फर्म्स के लिए तो वो कॉस्ट होगी, रेवेन्यू नहीं होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ओके, सो इस वीडियो में बस यही 15 क्वेश्चंस आई थॉट कि मैं कर लेता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मैं उसमें आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी तो वो यूट्यूब पे अपलोड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पे फिर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीक्वेंस में सॉल्व कर लूंगा. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, अच्छे तरीके से समझ आए, तो वाकई में अगर अच्छे से समझ आए तो जरूर थंब अप करें. लेकिन अगर कहीं डाउटफुल हैं तो वो जरूर आप मुझे मेंशन करेंगे चैट के अंदर, कमेंट्स के अंदर जरूर लिखेंगे. और अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहें तो मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है दैट इज +92 333 4429
673। आप ओपनली यहाँ पे मुझे अपना नाम लेके मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसकी पिक्चर भी मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं ताकि मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। और आई एम थिंकिंग टू स्टॉप व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें लाइक आप इसी नंबर पे मुझे अगर अगर आप इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो आप इसी नंबर पे मुझे अपना नाम लेके मुझे भेज दें और बता दें आप ओ लेवल स्टूडेंट हैं, एएस के हैं, A2 के हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यूस सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।